कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो PlayRecipes.com पे जरूर है आना। मिर्जापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत भोला था। दिन भर काम करके पैसे कमाता था। उसके अच्छे स्वभाव का बहुत सारे लोग फायदा उठाते थे। ऐसे ही एक दिन रमेश गांव से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भैंस दिखाई दी जो बहुत थकी हुई थी। रमेश उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भैंस उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे ये भैंस किसकी है भाई? कब की यहाँ बैठी है और बहुत थकी हुई भी लग रही है। अरे क्या पता किसकी है, कल से यही बैठी है, ना उठती है ना कहीं जाती है। क्या ये किसी की नहीं है क्या? अरे किसी की होती तो वो लेने जरूर आता, लेकिन इसे लेने भी कोई नहीं आया। अच्छा, इसे पानी पिलाता हूँ, काफी भूखी भी लग रही है। रमेश उस भैंस को उठाने की कोशिश करता है। अरे उठ जा, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं है। चल तुझे पानी पिलाता हूँ, चल मेरे साथ हैंडपंप पे। रमेश के ऐसे बोलते ही भैंस उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। रमेश उसे एक हैंडपंप पर लेकर गया, उसे पानी पिलाया और उससे कहा, अरे भैंस, तू तो मेरे कहने पर उठ भी गई और पानी भी पी लिया। अब ये भी बता दे कि तेरा मालिक कौन है। अगर तुम्हारा कोई मालिक नहीं है तो तुम मेरे साथ आओ, मैं भी अनाथ हूँ। आना चाहोगी मेरे साथ? रमेश अपने घर के लिए निकल पड़ा। वो भैंस भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रमेश अपने घर पहुंच गया और भैंस उसके आंगन में खड़ी हो गई। भैंस, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। रमेश ने उस भैंस के लिए ताजा ताजा घास लाई। भैंस ने मजे से वो घास खाई। इस तरह अब वो भैंस रमेश के साथ ही रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रमेश के कुछ दोस्त उसके घर आए। अरे भाई रमेश, कहाँ हो? कितने दिनों से हमें मिलने ही नहीं आए। भाई रमेश, दरवाजा खोल। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे कितने दिनों बाद आए हो, आओ ना। रमेश और उसके दोस्त गप्पे मारने लगे। अरे रमेश, तूने भैंस ले ली है? तेरे दरवाजे के बाहर देखी हमने। अरे वो ऐसे ही, मेरे जैसे ही अनाथ है बेचारी, मेरे साथ ही रहती है। उसके साथ वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रमेश, फिर तू उसका दूध बेचकर कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेता? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन करके देखना पड़ेगा यार। गप्पे मार के रमेश के दोस्त चले गए और रमेश अपने दोस्तों की बातों पर सोचने लगा। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपनी भैंस का दूध निकालने गया, लेकिन उसकी भैंस दूध नहीं दे रही थी। अरे ये भैंस दूध क्यों नहीं देती? जाने दो, शायद दूध देने वाली भैंस नहीं है। रमेश उसे घास डालकर अपने काम पर चला गया। शाम होते ही रमेश काम से वापस आया और अपनी भैंस को आंगन में बैठा देख उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा। बातें करते करते बहुत समय बीत गया। वो घर के अंदर गया, खाना बनाया और खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, इसीलिए वो आंगन में टहलने गया। जब वो आंगन में गया, उसने देखा कि उसकी भैंस कहीं जा रही है। ये भैंस इतनी रात को कहाँ जा रही है? चलो देखता हूँ। भैंस कहाँ जाती है ये देखने के लिए रमेश उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो भैंस गांव के बाहर एक पहाड़ी पे चली गई। उस पहाड़ी के यहाँ एक बड़ा सा चींटियों का घर था। भैंस वहां जाकर दूध देने लगी। ये सब देखकर रमेश हैरान हो गया। अच्छा, तो इसीलिए ये मुझे दूध नहीं देती। रमेश उस चींटियों के घर के थोड़ा नजदीक गया। उसे वो जगह थोड़ी अजीब सी लगी। उसने वहां खोदना शुरू किया। थोड़ी देर तक खोदने के बाद उसने सारी मिट्टी हटा दी। उसे वहां अंदर एक सुरंग दिखाई दिया। हिम्मत करके वो उस सुरंग के अंदर गया। सुरंग के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां एक सोने, हीरे और मोतियों से भरा पेड़ है। ये देखकर वो चौंक गया। ये क्या? मैं सपना तो नहीं देख रहा? सोने का पेड़? हाँ रमेश, मैं एक जादुई सोने का पेड़ हूँ। तुम्हारी भैंस हर रोज यहाँ आकर दूध देती है, जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हूँ। बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा खुद का मकान चाहिए। तुम मेरी एक टहनी तोड़कर उसे दुकान में बेच दो। तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम अपना खुद का घर खरीद सकते हो। ठीक है। रमेश ने उस सोने के पेड़ की एक टहनी तोड़ ली। गांव आकर उसने वो टहनी बेच दी। उसे बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिले। इन पैसों से बाद में उसने अपना एक खुद का घर खरीदा। इसी के साथ अपने भैंस के लिए एक अलग कमरा भी बनवाया। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। वो फिर एक बार उस जादुई पेड़ के पास गया। हे जादुई पेड़, मुझे थोड़े और पैसे मिल सकते हैं? तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अनाथ बड़ा हुआ हूँ वैसे और कोई ना हो।
इसलिए मैं अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोलना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगे? ये विचार अच्छा है। तुम एक काम करो, मेरी कुछ टहनियां तोड़ कर ले जाओ, तुम्हें खूब सारे पैसे मिलेंगे। पेड़ के कहे अनुसार रमेश ने कुछ और टहनियां तोड़ ली। वो टहनियां भी उसने गांव आकर बेच दी, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से उसने गरीब लोगों की मदद की और इसी के साथ साथ एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम भी खोला। अब वो अकेला नहीं था, उस पर कई सारे अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। उसने वो जिम्मेदारी खूब निभाई और ऐसे ही एक दिन अपनी भैंस से कहा, हे भैंस, तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं सभी लोगों की मदद कर सकता हूँ। इस तरह रमेश और भैंस उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। रमेश ने जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और उन सारे अनाथ बच्चों के साथ वो खुद का परिवार पाकर बहुत हंसी खुशी रहने लगा। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा, अब थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है। आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया। बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो, हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो, उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में यह खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है, विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया।
मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए। पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इत्तला कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे। मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को 1 साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गाँव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना। पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी। चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है। सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गांव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना नास पिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे? सुगना भी बहुत डर गई है। अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास। क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है। उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं।
वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। कहाँ मर गए सब के सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें? इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे। चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है। वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है। तुम कल बोल रही थी ना, वो सही है। हमने कल ही हमारी आंखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजय, मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपीटी ने मुझे पकड़ लिया है। बचाओ, बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको? उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे? जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच जी के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है। वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। अब मेरा ही ले लो। मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू, जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे? हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल, आ गई बाहर। अब क्या करेगा तू कालिया?
अरे चुड़ैल जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपीटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कह के हरिया वहां से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए।